आज हम भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पृथ्वी के अंतर्जात बलों में ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन किया है। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, उसके कारण, ज्वालामुखी का विश्व वितरण और ज्वालामुखी से निर्मित विभिन्न स्लाकृति हैं। और इसी क्रम में आज आकस्मिक अंतर्जात बल में भूकंप क्या है, भूकंप किस कारण से आते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धरातल को प्रभावित करने वाली जितनी भी शक्तियाँ और घटनाएं हैं, उनमें भूकंप भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो एक अंतर्जात आकस्मिक बल है। भूकंप भूपटल की कंपन या लहर है, जो धरातल के नीचे या ऊपर सेलों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक विक्षोभ द्वारा उत्पन्न होता है। अर्थात भूकंप जो भूपटल में जो लहर या कंपन आती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं, जिसका मुख्य कारण जो भूमि की ऊपरी भूपरपट्टी है, इसकी सेलों में लचीलेपन से या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो क्षणिक विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसको हम भूकंप कहते हैं। भूपटल की सेलों में संचलन या समायोजन की क्रिया द्वारा बाहर की ओर सभी दिशाओं में होने वाले प्रत्यक्ष प्रघाती तरंगों से संचार को भूकंप कहते हैं। भूगर्भिक सेलों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाली लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। सेलिसबरी ने भी भूकंप को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव से असंबंधित क्रियाओं द्वारा होने वाली धरातलीय कंपन भूकंप कहलाती है। जैसे हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं और फिर पत्थर फेंकने के बाद जैसे तालाब में चारों तरफ जल की लहरें निकलती है, इसी प्रकार भूकंप भी पृथ्वी की ऊपरी चट्टानों में आई हुई लहर या कंपन है, जिससे ये अपना धरातल में कंपन होती है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। मिलर और स्टालर महोदय ने भी भूकंप को इसी प्रकार से परिभाषित किया है। उन्होंने भी संचलन या कंपन को ही भूकंप नाम दिया है। ये धरातल के ऊपर भूकंप क्यों आते हैं, इसके कारणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कई भूगोलवेताओं ने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया है और उसके बाद में पता किया है कि इसके मुख्य कारण क्या है। उन्हीं मुख्य कारणों को हम यहाँ पर विस्तृत रूप से देखते हैं। पहला कारण है विवर्तनिकता। सेलों में हलचल या कंपन पैदा करने में विवर्तनिकता मुख्य कारण है। भूपटल तथा उसके नीचे स्थित रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, जिससे भूपटल विरूपण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती है। ये विवर्तनिक क्रियाएं ही भूकंप का मुख्य कारण है। महाद्वीप निर्माणकारी तथा पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं धरातलीय सेलों में प्रतिबल पैदा करती रहती है। जो सेलें उस प्रतिबल का प्रतिरोध नहीं कर पाती, उनमें भ्रंश पड़ जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण है ज्वालामुखी क्रिया। यह सेलों में विक्षोभ होने का दूसरा व्यापक कारण है। ज्वालामुखी पेटियों में ही अधिकांश भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गैस, वाष्प तथा लावा के प्रचंड विस्फोट होते हैं, जिनसे सेलों में भारी हलचल होती रहती है और इन हलचलों के कारण ही भूकंप आते रहते हैं। भयंकर भूकंप वहीं आते हैं जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसीलिए ज्वालामुखी और भूकंप में पारस्परिक संबंध है। जहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, वहाँ पर भूकंप आते हैं, और जहाँ भूकंपीय क्रियाएं होती है, वहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया भी संभावित रहती है। समस्थिति समायोजन। धरातल पर बड़े बड़े स्थल रूपों के बीच समस्थिति या भूसंतुलन की दशा रहती है, किंतु वो आकृतिक परिक्रमों के कारण क्षेत्रीय रूप से असंतुलन पैदा होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अंतर्जात परिक्रमों से धरातल का उत्थान तथा अवनमन होता रहता है। बाह्यजात परिक्रम उठे हुए भूभागों को काट छाँट कर सपाट कर देते हैं तथा अपरदित पदार्थों को गड्ढों और सागर तली में निक्षेपित कर देते हैं, जिसके कारण सागर तली का दबाव बढ़ता जाता है। भूसंतुलन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में उत्थान की क्रिया होती है। इससे सेलों में विक्षोभ पैदा होता है तथा भूकंप आते रहते हैं। भूपटल का संकुचन। आरंभ में पृथ्वी आग के गोले के समान थी। ये हम पृथ्वी की उत्पत्ति वाले सिद्धांतों में देख चुके हैं। प्रारंभ में पृथ्वी जब निर्मित हुई थी तो आग के गोले के समान थी। फिर धीरे धीरे इसकी ऊपरी परत ठंडी हुई। आंतरिक भाग अब भी गर्म है, यद्यपि धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, और सिकुड़ने से सेलों में खिंचाव तथा विक्षोभ उत्पन्न होता है। और ये जो खिंचाव और विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसके कारण भूकंप आते रहते हैं।
प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, ये 1906 में प्रोफेसर रीड महोदय ने दिया था। उनके अनुसार भूगर्भिक सेलें रबड़ की भांति लचीली होती है, तनाव होने पर वे एक सीमा तक खींचती है, अधिक तनाव होने पर वे टूट जाती है और टूटे हुए भूखंड पुनः खींचकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इससे भूकंप उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे भारत में बिहार में आया 1944 का भूकंप, असम में 1950 में आया भूकंप तथा 1956 में उत्तर प्रदेश में आए भूकंप का मुख्य कारण प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत को ही माना गया है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसके अनुसार स्थल मंडल दृढ़ व कठोर भूप्लेटों से बना हुआ है। इन प्लेटों के किनारे जैसे रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी 3 भागों में बांटा गया है, जिन पर अधिकांश भूकंपीय घटनाएं घटित होती रहती है। मध्य महासागरीय कटकों के सहारे रचनात्मक किनारे स्थित होते हैं जो विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं। तब दाब मुक्त होने पर कटक के नीचे स्थित सेलें पिघलती है और ये मैग्मा दरारों से बाहर आता है, तब भूकंपन होता रहता है। विनाशात्मक प्लेट किनारे आमने सामने गतिशील होने के कारण टकराते हैं, तब अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाता है और क्षेपित भाग नीचे मेंटल में चला जाता है तथा अधिक गहराई पर, लगभग 100 किलोमीटर से अधिक गहराई पर ताप के कारण पिघलकर मैग्मा के रूप में उसका उद्भेदन होता है। ये अत्यधिक गहराई वाले भूकंप होते हैं। वर्तमान समय में अनेक दिनों से सिद्ध भी हो गया है कि भ्रंश के सहारे सेल के आकस्मिक खिसकाव से प्रत्यास्थ प्रतिघात की तात्कालिक अवमुक्ति होती है, जिसका संचयन भूपृष्ठ के निकटवर्ती भागों में विपरीत दिशाओं की ओर मंद खिसकाव द्वारा तब तक होता रहता है जब तक कि सेलों में प्रतिघात को रोकने की क्षमता नहीं रहती है। जलीय भार, धरातल पर जल एकत्रित होने पर जल भंडार की तली में दबाव बढ़ जाता है तथा नीचे की सेलों में हलचल होने लगती है, जो भी भूकंप का कारण बनता है। इस प्रकार के भूकंप भी जैसे कोलोराडो में बांध व जलाशय के कारण 1967 और 1975 में आए थे, जिसका मुख्य कारण जल भराव ही है। अन्य कारण समुद्र तटीय भाग में बर्गों के टूटने, गुफाओं के ढहने, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन, मिट्टी सरकने आदि से तथा मानवीय क्रियाएं जैसे खान खोदने, सुरंग बनाने, बम विस्फोट, विशाल कारखाने, रेल इंजनों तथा भारी वाहनों से भी हल्के भूकंप आते रहते हैं। ये मुख्य 8 कारण हैं जिसके कारण भूकंप आते हैं। भूकंपों का विश्व वितरण, भूकंप के वर्गीकरण या विश्व वितरण को देखने से पहले इसके 2 मुख्य कारण बताएं। जैसे उत्पत्ति के कारणों के अनुसार 4 प्रकार के भूकंप होते हैं: विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप, समस्थितिक भूकंप और वितलीय भूकंप। और उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है: गहरे भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और उथले भूकंप। उत्पत्ति के कारणों के अनुसार भूकंप के प्रकार। विवर्तनिक भूकंप, इन्हें रचनात्मक या संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप भी कहते हैं। ये विवर्तनिक हलचलों के कारण भूखंड में भ्रंशन क्रिया से अधिकतर उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी भूकंप, पृथ्वी पर ज्वालामुखी एवं भूकंपीय पेटियों में परस्पर संबंध पाया जाता है। अधिकांश ज्वालामुखियों के उद्गार से भूकंप आते रहते हैं। समस्थिति भूकंप, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और निम्न डेल्टाई भागों में जब वापस भू संतुलन की क्रिया होती है, उससे उत्पन्न होने वाले भूकंप को समस्थितीय भूकंप कहते हैं। वितलीय भूकंप, ये भूकंप भूगर्भ में 300 किलोमीटर से 720 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार भी 3 भागों में बांटा गया है। उथले भूकंप, ये वो भूकंप है जिनके उद्गम केंद्र 60 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, इन्हें हम उथले भूकंप कहते हैं। मध्यवर्ती भूकंप, जिनके उद्गम केंद्र 70 से 300 किलोमीटर गहराई तक उत्पन्न होते हैं। और गहरे भूकंप, जिनका भूगर्भ में उद्गम केंद्र 300 से 720 किलोमीटर के मध्य होता है। भूकंप का अध्ययन करने के लिए हम भूकंप के द्वारा उत्पन्न लहरों का अध्ययन करेंगे और इन लहरों को कई भागों में विभाजित किया गया है। भूपटल के नीचे जहाँ भूकंप का मूल या उत्पत्ति होती है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं और उद्गम केंद्र से भूकंप की लहरें विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होती है। सर्वप्रथम उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु पर भूकंप लहर पहुंचती है। इस बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं और इनका अध्ययन इन लहरों के द्वारा स्पष्ट हो पाएगा। पहली लहर है प्राथमिक या प्रधान लहरें। ध्वनि तरंगों की भांति प्राथमिक लहरों में अणु का कंपन लहरों की दिशा में आगे पीछे होता है, अतएव इन्हें अनुदैर्ध्य लहरें भी कहते हैं। इनसे पर्याप्त धक्के लगते हैं तथा दबाव पड़ता है
अतः इन्हें दबाव वाली लहरें भी कहते हैं। ये सबसे तीव्र वेग वाली लहरें सघन व ठोस सेलों में इनकी गति तीव्र होती है, किंतु गुटेनबर्ग अशांत तत्व परत में तरल माध्यम से गुजरती हुई क्षीण पड़ जाती है। द्वितीय या अनुप्रस्थ लहरें प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होने के कारण इन्हें द्वितीय लहर भी कहा जाता है। इनमें अणुओं की गति जल अथवा प्रकाश लहर की भांति लहर के समकोण होती है। इनकी गति प्राथमिक लहरों की अपेक्षा कम होती है। ये तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती है। तीसरी है धरातलीय लहरें। ये लहरें पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिक केंद्र पर पहुंचती है, इसलिए पी तथा एस लहरों के पश्चात धरातल पर पहुंचती है। ये धरातल के निकट ही चलती है, जल में भी प्रवेश कर जाती है। अतः ये स्थल व जल पर अधिक विनाशकारी होती है, किंतु अधिक गहराई पर ये लुप्त हो जाती है। इनके अलावा भी पी जी व एस जी लहरें, पी स्टार एस स्टार लहरें, ये इनकी गति के अनुसार बनाई गई है। सुनामी सागर तली में प्रलयंकालीन संचालन के परिस्वरूप सुनामी लहरें उत्पन्न होती है। प्रशांत महासागर बेसिन के तटीय क्षेत्र जहाँ तीव्र भूकंप आते हैं, सुनामी लहरों की सक्रियता अधिक देखी जाती है। सुनामी को खुले महासागर में विशाल बगनोर्मी या ब्रेकर के समान भी समझा जाता है, लेकिन ये वो नहीं होकर भूकंप के द्वारा समुद्रीय जल में उठने वाली तीव्र लहरें हैं। खुले सागर में सुनामी जलीय सतह पर मात्र एक असाधारण मातरंग होती है। प्रशांत महासागर के तट पर अत्यंत सुनामी का प्रभाव दूसरे तट तक भी देखा जाता है। चिली के भूकंप द्वारा उत्पन्न सुनामी लहरें 15 घंटे बाद भी हवाई द्वीप पर तथा 25 घंटों बाद जापान तट तक पहुंची थी। इंडोनेशिया के कराकाटाओ ज्वालामुखी के उद्गार से 40 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी। अर्थात महासागरों में जब भूकंप आता है तो वहाँ पर उठने वाली जलीय तरंगों का कोई हम सुनामी कहते हैं। धन्यवाद।